हेलो। आज हमें काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है कैपेसिटेंस पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ लार्ज वेसल इज फिल्ड विद अ लिक्विड, टू वर्टिकल प्लेट्स टच द surface of the liquid, the dimensions of the plates are a and b, the distance between them is d, the plates have been charged by applying a voltage phi naught and then disconnected from the source voltage source. To what height will the liquid rise? Ignore the capillary effect. और इसी का एक continued part है. Solve the problem 2.57 assuming that the plates remain connected to a voltage source. तो और ये इसका हमें डायग्राम क्लियर है. तो इसमें हमसे बोला गया है कि जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनको हमने पहले किसी कांस्टेंट वोल्टेज फाइ नॉट तक चार्ज कर दिया है. तो उसके कारण जो लिक्विड दिया है वो कुछ राइज कर जाता है कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर और हमसे वो हाइट पूछी गई. क्लियर है. तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं वो रशियन ऑथर्स के हैं, रशियन बुक्स के हैं, जो कि कई सैकड़ों साल पहले लिखी जा चुकी है. तो इनके जो क्वेश्चन रहते हैं वो ट्रांसलेशन में ऐसा हो जाता है, कुछ टर्म्स मिस कर देते हैं वो लोग. तो एक्चुअली जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कुछ डाटा मिसिंग है. तो उसमें देखा था तो मैं अपने सॉल्यूशन में जो लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ले लिया था, और जो हमारी लिक्विड की डेंसिटी है वो भी ले ली थी. तो इसमें हम वो भी मान के चलेंगे कि वो हमें दी. ठीक है. तो इसमें अब होगा क्या, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होगा प्लेट्स पे, क्योंकि जब प्लेट्स चार्ज होंगी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज होंगी तो एक अपोजिट प्लेट से अपोजिट चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण वो डाइलेक्ट्रिक पे एक फोर्स लगाएंगे जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक राइज होगा. अब क्योंकि इनने फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि इस पे पोटेंशियल हटा देते हैं बाहर, तो इसमें हम ये नहीं मान सकते कि जो, क्योंकि जब लिक्विड राइज करेगा तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, जिसके कारण इस पे जो पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाएगा. हालांकि जो कैपेसिटर पे चार्ज रहेगा कैपेसिटर प्लेट्स पे वो कांस्टेंट रहेगा. क्लियर है. और जो इनिशियल चार्ज आ जाएगा मान लीजिए क्यू, वो हो जाएगा सी नॉट जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस है इंटू वी, या फिर इसमें जो दिया है फाइ नॉट. क्लियर है. तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो कैपेसिटर की एनर्जी है इनिशियल, उसको हम इक्वेट कर देंगे फाइनल एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो इसमें जो इनिशियल एनर्जी होगी कैपेसिटर की वो होगी हाफ इंटू क्यू इंटू सी नॉट स्क्वायर, सॉरी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, सेकेंड हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्योंकि एनर्जी होती है हाफ टाइम्स क्यू इंटू वी, और वी को हमने लिख दिया क्यू बाय सी. क्लियर है. और हाफ हो जाएगा उसका, क्योंकि धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ता है. क्लियर है. ये हो गई हमारी इनिशियल एनर्जी, ई इनिशियल. क्लियर है. अब जब फाइनल एनर्जी में क्या होगा, ई फाइनल, ये सी नॉट है यानी कि इनिशियल कैपेसिटेंस, ई फाइनल हो जाएगा हमारा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर. इसमें जो क्यू स्क्वायर है और इसमें क्यू की वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा. क्लियर है. अपॉन सी डैश, सी डैश होगी नई कैपेसिटेंस जो कि अभी हम निकालेंगे, प्लस एम जी एच बाय टू. अब इसमें एम जी एच बाय टू है उस लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी जो कि राइज हुआ है, और इसमें मैंने एच बाय टू इसलिए लिया है क्योंकि जो इस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास होगा वो इस वाले इस यहाँ से एच बाय टू हाइट ऊपर होगा. क्लियर है. इसलिए ये लिखा. अब क्योंकि इसमें बैटरी हटा दी गई है तो हमारी एनर्जी कंजर्व होगी. ई फाइनल बराबर. क्लियर. अब अब हम कैपेसिटेंस फाइनल अगर निकालें तो इसमें हम मान सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल जुड़े हैं, जिनमें से एक के बीच में एयर है और दूसरे के बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लिक्विड, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए है एप्सिलॉन आर.
क्लियर? तो हमारी फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगी, जो कि पहले हम उसको लेते हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, उसके डायमेंशंस हो जाएंगे h इंटू बी, क्योंकि कैपेसिटर्स का जनरली कैपेसिटेंस क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसमें एयर भरी हो, अगर इसमें कुछ वो भी आ जाए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है एप्सिलॉन आर। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगी हमारी प्लेट एरिया यानी कि ए एच इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ठीक है? प्लस, अब क्योंकि इसमें प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि अब देखिए दोनों कैपेसिटर को अगर हम कंसिडर करें तो इसका जो पॉजिटिव प्लेट है वो भी उसी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, और उसकी जो नेगेटिव प्लेट है उसी की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। यानी कि हम इसको कुछ ऐसा सिस्टम मान सकते हैं, ये पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, कि इसमें देखिए जो उसकी इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो भी इसी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, उसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो भी इसी की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ये समझ में आया होगा? तो इसलिए हम डायरेक्टली प्लस कर देते हैं जब कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट होते हैं। तो जिसमें एयर भरी है उसके डायमेंशन हो जाएंगे ए माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय इसकी विड्थ यानी कि बी, हो गया एरिया, इनटू एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसमें एयर भरी है सिर्फ, अपॉन। क्लियर? ये हो गया हमारा फाइनल कैपेसिटेंस। अब क्योंकि इसमें बाद में कुछ ज़रूरतें पड़ेंगी, तो इसलिए हम थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें डी पूरे में डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा एच बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस ए बी एप्सिलॉन नॉट माइनस एच बी एप्सिलॉन नॉट। तो सी हमारा डायरेक्टली सी डैश हमारा आ जाएगा ए बी एप्सिलॉन नॉट प्लस एच बी एप्सिलॉन नॉट में कॉमन ले लेता हूँ, तो उसमें हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस वन। क्लियर है? अपॉन डी, और इसमें भी अपॉन डी। अब देखिए, अब जो हमारा सी नॉट ओरिजिनल होगा वो कितना होगा, क्योंकि तब तो उसमें डायरेक्ट डायलेक्ट्रिक आया नहीं था, तो डायरेक्टली हो जाएगा हमारा ए बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है? अब ध्यान ध्यान से देखिए, इस सी डैश का जो फर्स्ट टर्म है वो सी नॉट ही है, यानी कि हम सी डैश को लिख सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू सी नॉट प्लस एच बी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन डी। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी फाइनल कैपेसिटेंस, जो कि लिक्विड चढ़ने के बाद हो जाएगी, और ये हो गई हमारी इनिशियल कैपेसिटेंस जो कि लिक्विड चढ़ने से पहले। क्लियर है? अब जब हम इसमें एनर्जी इक्वेट करेंगे तो हमारी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ सी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नॉट, यानी कि हाफ इंटू क्यू को हमने क्या लिख दिया था, सी नॉट इंटू फाइव नॉट। क्लियर है? यानी कि सी नॉट स्क्वायर इंटू फाइव नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट, यानी कि ए बी एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर पहुंच जाएगा D। समझ में आया होगा? और ये इक्वल हो जाएगा पहली बात तो एम जी एच बाय टू के, और ये m को भी हम इसकी डेंसिटी और डायमेंशंस के टर्म्स में लिखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और जो फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगी उसको भी लिखेंगे, जगह हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यानी कि क्यू स्क्वायर, ये प्लस होगा प्लस हाफ क्यू स्क्वायर, और क्यू को हम इधर भी लिख देते हैं सी नॉट स्क्वायर इंटू फाइव नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इंटू वन बाय सी, यानी कि वन बाय सी डैश। क्लियर? अब देखिए, अब अगर मैं डी को ऊपर से हटा दूं और नीचे लिख दूं सी, क्योंकि हमने उसी को तो करा था, सी नॉट को ए बी एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिख के डी को ऊपर पहुंचा दिया था। क्लियर है? अब ये ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि आप इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में देखिए तो सी नॉट फाइव नॉट स्क्वायर बाय टू कॉमन आ जाएगा, तो हम एन जी एच बाय टू को डायरेक्टली लिख सकते हैं इधर से, सी नॉट स्क्वायर इंटू फाइव नॉट स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन बाय सी नॉट माइनस वन बाय सी डैश। अब देखिए, ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि
जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है किसी डाइलेक्ट्रिक के आने से। क्लियर है? यानी कि 1/C0 जो कि छोटा है, पर वो अपॉन में है, इसलिए 1/C0 बड़ा होगा 1/C डैश। क्लियर है? तो ये हम काट देते हैं 2 से 2। अब देखिए, अब क्या मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ C0 C डैश, और ऊपर आ जाएगा C डैश - C0। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा इधर से कि C डैश में से हम जब C0 माइनस करेंगे तो सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा, एच बी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1/d। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एच बी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1/C0 इंटू सी डैश। अब देखिए, जो C0 इंटू सी डैश है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो वी कैन राइट C0 into C dash is equal to C0 square plus C0 into H B epsilon naught into epsilon R minus 1/d। अब इसमें आप गौर करिए कि इसमें जो H को हम पूरे में से हटा दें तो ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक चेंज थोड़ी होगा। ये है, तो इस कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए K। तो हमारा C0 इंटू सी डैश डायरेक्टली आ जाएगा C0 स्क्वायर प्लस के, सी के, एच के। बस हमने ये के को इसलिए माना है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में ये मदद करेगी। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं mgh/2 इज इक्वल टू, सॉरी 2 हमारा कैंसिल हो गया था, mgh इज इक्वल टू C0 स्क्वायर फाइ नॉट स्क्वायर इंटू एच बी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1/C0 स्क्वायर प्लस एच के। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और ये एच से एच इधर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हाँ अब एम एम और मैं बता दूं। अब देखिए, तो अगर हम इसको एक क्यूबॉइड माने, जो लिक्विड है ये क्यूबॉइड है। हालांकि इसमें कैपिलरी इफेक्ट इग्नोर करने को बोला है, मतलब इसमें एक्चुअली क्या होता, अगर कैपिलरी इफेक्ट लग जाता तो इसमें जो इसके ऊपर वाला सरफेस है वो थोड़ा कर्व्ड हो जाता। क्लियर है? ये थोड़ा कर्व्ड हो जाता। हालांकि उसने ये मानने को मना करा है, तो इसलिए हम जो लिक्विड है उसको कैपेसिटर के अंदर एक क्यूबॉइड मानेंगे, जिसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, एच और बी, और इसकी जो विड्थ है वो डी हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि जो वॉल्यूम हो जाएगी उसकी, वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एच इंटू डी इंटू बी। और इसको हम इसकी डेंसिटी से और मल्टीप्लाई कर दें, एक सेकंड नीचे लिख देते हैं, तो डायरेक्टली मास आ जाएगा हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि एच बी डी इंटू डेंसिटी। क्लियर है? ये समझ में आया होगा। अ, तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना आया था अपना मास, एच बी डी इंटू रो, रो है डेंसिटी, एच बी डी रो इंटू जी इज इक्वल टू C0 स्क्वायर पाई नॉट स्क्वायर अपॉन C0 स्क्वायर प्लस एच के इंटू डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। क्लियर है? और ये बी से इधर भी कैंसिल हो जाएगा, C0 स्क्वायर प्लस एच के उधर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा एच, हो जाएगा एच डी रो जी इंटू C0 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डी के, एच स्क्वायर एच के डी रो इंटू जी। क्लियर है? और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू C0 स्क्वायर इंटू फाइ नॉट स्क्वायर। ये समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसके लिए हम इसको मान लेते हैं K1। क्लियर है? और ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं K2। ये ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं K3। ये हालांकि
इतने कांस्टेंट हमने सिर्फ अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करा है। तो एच स्क्वायर इंटू K2 प्लस HK3 माइनस K1 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करके हमारी h की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये समझ में आया होगा। अगर ये नहीं भी सॉल्व हुए तो हम इसमें श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? 4ac/2। अब इसमें जो हालांकि ये आगे इसको ये भी पूछ सकता था कि इसमें मान लीजिए ये पूरे सर्किट में हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज रखता है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, जब लिक्विड राइज करेगा तो एनर्जी सप्लाई करेगा। क्लियर है? यानी कि अगर कांस्टेंट वोल्टेज पे रखा है तो बाद में जब इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी लिक्विड राइज होने के बाद, तो इसको सेम पोटेंशियल पे रखने के लिए बैटरी थोड़ा चार्ज इस पे सप्लाई करेगी। और मान लीजिए उस पर चेंज इन चार्ज हो जाता है डेल्टा क्यू। अब क्योंकि जो कैपेसिटर है वो हमेशा सेम वोल्टेज पे है, तो इसलिए हम जो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी है उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इंटू फाइव नॉट। हालांकि जो एनर्जी हम स्टोर और कैपेसिटर निकालते हैं उसके लिए हम ग्राफ की मदद लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो पोटेंशियल है कैपेसिटर का वो डायरेक्टली वी नहीं हो जाता, इसलिए हमारी एनर्जी हाफ सी वी निकल के आती है। पर इस केस में हमारा हमेशा पोटेंशियल सेम है, इसलिए हमारी एनर्जी बैटरी जो सप्लाई करेगी उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, यानी कि जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई करा है इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि फाइव नॉट। अब ये एनर्जी जाएगी कहाँ? ये एनर्जी जाएगी जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हुई है प्लस जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हुई है, यानी कि mgh/2 प्लस डेल्टा हाफ हाफ फाइ नॉट इंटू डेल्टा सी। डेल्टा सी चेंज इन कैपेसिटेंस। अब मैं इसका फॉर्मुलेट अगर मैं इसको करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू फाइ नॉट। ये जो है वो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी है, और ये हो जाएगा जो हमारा जो कैपेसिटर पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और उस पे कितनी होती है कैपेसिटर पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर ही होती है ना, अगर हम क्यू स्क्वायर को लिख दें, हाँ हाफ सी वी स्क्वायर। मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था, सी वी हाफ सी वी स्क्वायर होती है। यानी कि अगर हम डेल्टा सी लिखें क्योंकि चेंज इन कैपेसिटेंस है इनटू फाइ नॉट जो कि हमेशा इसकी कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा, प्लस जो लिक्विड उठा है mgh/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो डेल्टा क्यू है उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू होता है सी वी और इसमें वी कांस्टेंट है फाइ नॉट इंटू डेल्टा सी। क्लियर है? और डेल्टा सी हमारा कुछ नहीं है सी डैश माइनस सी नॉट है, जिसकी हम वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। जो खाली एनसर्कल करिए हमने वही है, क्योंकि जब सी नॉट सी डैश में से सी नॉट माइनस करेंगे तो इस वाला सी नॉट कट जाएगा। क्लियर? तो इसमें जब हम लिख दें तो हमारा एल एच एस बन जाएगा फाइ नॉट स्क्वायर टाइम्स डेल्टा सी इज इक्वल टू फाइ नॉट हाफ फाइ नॉट डेल्टा सी, सॉरी ये स्क्वायर होगा, हाफ सी वी स्क्वायर होगा। क्लियर है? डेल्टा सी प्लस mgh/2। क्लियर है? तो जब ये उधर पहुंच जाएगा तो उसको हाफ कर देगा, तो ये टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइ नॉट स्क्वायर डेल्टा सी को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एच बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1/d एच बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1/b इज इक्वल टू mgh। इसमें जो इधर भी हाफ आएगा पर मैंने mgh के हाफ से उसको कैंसिल कर दिया है, h/2 का हाफ, इससे h से h ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगी फाइ नॉट स्क्वायर b एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1/d
इज इक्वल टू हाफ यू जो g है इंटू एम कितना आया था, h इंटू डी इंटू बी टू रो। क्लियर है? और ये बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो h हमारा बाद में फाइनल वाला h जब कांस्टेंट पोटेंशियल है वो निकल के आ जाएगा पाई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन डी जी रो। ये डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेट का एक और जी है, तो क्या जाएगा डी जी रो इंटू डी। हाँ, तो यही बच जाएगा हमारा फाइनल। तो ये हमारी तब की लिक्विड की हाइट है जब वो कांस्टेंट पोटेंशियल पे रखा जाता है। क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं कहूँगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफी हद तक हमारे कंसेप्ट भी क्लियर कर देता है कैपेसिटेंस में, एनर्जी बिटवीन कैपेसिटेंस में। ठीक है? तो होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम फ्रॉम एनी ऑफ द competitive exam. I will surely make a video on that. Thank you.